हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को कक्षा छठी से लेकर के कक्षा 12वीं का जो हिंदी विषय है उसको पढ़ा रही हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 7वीं की जो पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 2 उसका पाठ जो 2 है हिमालय की बेटियां, जिसको नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, उसे लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पाठ है हिमालय की बेटियां, हम उसके सारांश को जानेंगे। उसके बाद इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको जानेंगे और प्रश्न उत्तर को जानते हुए हम इस पाठ को पूरा करेंगे। तो प्रस्तुत निबंध, ये जो पाठ है ये क्या है, निबंध शैली में लिखा गया है। और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार नागार्जुन जी हैं। प्रस्तुत निबंध में उन नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर पहुंचने तक कई रूप धारण कर लेती है। कि नागार्जुन ने इस पाठ के जरिए हिमालय की जो बेटियां हैं, इस पाठ के जरिए हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो हिमालय से निकल कर सागर तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रूप धारण करती है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। मैदानी इलाकों में ये नदियां बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती हैं। तो मैदानी इलाकों में ये नदियाँ कैसी होती हैं, मैदानी इलाकों में नदियाँ बड़ी हो जाती हैं, गंभीर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं और अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत लगती है। जैसे कि कोई इंसान है, जब वो गंभीर होता है, शांत होता है, तो ऐसा लगता है वो अपने आप में ही खोया हुआ है, उसको किसी की सुध नहीं है। तो इसी प्रकार से ये नदियाँ भी कैसी है, गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी महसूस होती है, प्रतीत होती है। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में क्या भाव है, आदर का और श्रद्धा का भाव है। तो ये जो नदियां हैं वो कैसी हैं, एक सभ्य महिला की तरह दिखाई देती हैं। और इन नदियों के प्रति लेखक के मन में कैसा भाव है, तो लेखक के मन में इन नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव दिखाई देता है। मैदानी भागों में नदियां माता स्वरूपणी बनकर मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उनका पोषण करती है, उसी प्रकार से ये जो नदियां हैं मैदानी भागों में कैसा स्वरूप धारण कर लेती है, माता स्वरूपणी बन जाती हैं और फिर वो क्या करती है, मानव जाति का पालन करती है, उसके लालन पोषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए उनके लिए मन में आदर का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो नदियां हैं वो क्या करती है, एक माँ की तरह अपने बच्चों का लालन पालन करती है, जिसके कारण उन नदियों के प्रति हमारे मन में कैसा भाव उत्पन्न हो जाता है, आदर का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम अपनी माता का आदर करते हैं, उसी प्रकार से जब नदियां स्वरूपणी माता का रूप धारण कर लेती है और वो मानव जाति का कल्याण करती है, उनका भला करती है, उनका पालन पोषण करती है, तो उनके प्रति भी कैसा भाव उत्पन्न हो जाता है, आदर का भाव उत्पन्न अपने आप ही हो जाता है। लेखक हिमालय की यात्रा पर गया तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देखकर वो क्या हो गया, हैरान रह गया। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखाई देने वाली गंगा, यमुना तथा सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल हो सकती है। कि जब हिमालय में लेखक ने देखा कि जब हिमालय से ये नदियाँ निकलती है, हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती दिखाई दी उन्हें, गंगा, यमुना और सतलुज। जब ये नदियाँ हिमालय से निकलती है तो कैसी प्रतीत होती है, बिल्कुल दुबली पतली सी दिखाई देती है। लेकिन जब मैदानों में आती है तो मैदान कैसा होता है, समतल होता है। तो समतल मैदानों में आने के बाद ये नदियाँ कैसी होती है, फैल जाती हैं, चौड़ी हो जाती है, विशाल हो जाती है। तो यही देख कर के जो लेखक है वो हैरान हो जाता है कि हिमालय से जब ये नदियाँ निकलती है तो दुबली पतली होती है, तो मैदानों में उतरकर ये इतनी विशाल कैसे हो जाती है। हिमालय की गोद में अठखेलियाँ करती उसकी इन बेटियों की बाल लीलाएं देख कर लेखक को क्या होता है, आश्चर्य होता है। हिमालय की गोद में वो क्या करती हैं, अठखेलियाँ करती हैं। और जब ये बेटियां
क्या करती हैं, बाल लीलाएं करती हैं, तो लेखक को क्या होता है, बहुत ही आश्चर्य होता है। लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी ये नदियाँ क्यों अतृप्त हैं। वो देखते हैं कि जब हिमालय जो है, उनका पिता है, वो इतना विराट है, तो और उनका प्रेम भी कितना अपार है, वो अपनी बेटियों को कितना प्यार करता है, तो इतना प्यार पाकर भी ये नदियाँ अतृप्त क्यों हैं, मतलब अशांत क्यों हैं, इनकी तृप्ति क्यों नहीं हुई है, तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही है, कि इनका कौन सा लक्ष्य है, कौन सा इनका उद्देश्य है जिसको प्राप्त करने के लिए, कौन सी इनकी मंजिल है जिसको पाने के लिए बेचैन होकर ये भागी जा रही है। तो यही देख करके जो लेखक को आश्चर्य होता है कि जब वो पिता की गोद में यानी कि हिमालय में वो अटखेलियाँ करती है, और पिता का प्रेम पाकर भी वो नदियाँ क्या है, अतृप्त हैं। और लेखक इस सोच में पड़ जाता है कि किस लक्ष्य को पाने के लिए, किस मंजिल को पाने के लिए ये इतनी बेचैन हो गई हैं और जिसको पाने के लिए भागी जा रही हैं। वह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी, क्योंकि अतृप्त है, वो उनको शांति नहीं है, उनको तृप्ति नहीं है, और जब वो अपने लक्ष्य को पालेंगी तो वो क्या होंगी, उनकी प्यास बुझ जाएगी, उनकी तृप्ति हो जाएगी। तो यही जो है लेखक सोच में पढ़कर विचार कर रहा है। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुंचती है तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते। अब जो है लेखक के मन में क्या है, प्रश्न उठता है कि जब वो पिता का प्रेम पाती है, पिता की गोद में अटखेलियाँ करती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पिता की गोद में क्या करते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, अपनी बाल लीलाएं दिखाते हैं, उनका प्यार पाते हैं। तो लेखक के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, प्रश्न उठता है कि पिता का इतना प्रेम पाकर जब ये नदियाँ मैदानी जंगलों में पहुँचती है तो क्या इन्हें बीते दिनों की याद नहीं आती, इन्हें अपने पुराना बचपन जो इन्होंने अपने हिमालय पिता की गोद में बिताया, उनका प्रेम पाया, क्या वो दिन इनको याद नहीं आते हैं। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहता होगा। ये प्रश्न उनके मन में आता है कि जिस तरीके से एक जब बच्चे घर से बाहर होते हैं तो पिता के मन में क्या होता है, पिता परेशान हो जाता है, उनकी चिंता करने लगता है। उसी प्रकार से जो बूढ़ा हिमालय है वो भी अपनी इन बेटियों की चिंता कर रहा होगा और चिंता करके परेशान हो रहा होगा। लेकिन यदि हम उनसे यह पूछे तो सिवाय मौन के और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलुज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं। ये हिमालय के पिघलते हुए हृदय की बूंद है। अब क्या कहा गया है कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनके बीच में रावी नदी, सतलुज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई ऐसी छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय से पिघलते हुए हृदय की बूंदें हैं, यानी कि हिमालय के पिघलने से ये नदियां निकली हैं, जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। यानी कि ये जो नदियां हैं जो हिमालय से निकली हैं वो क्या कर रही है, हिमालय से निकल के समुद्र की तरफ बहती हुई जा रही है। मैदानों में इन नदियों को देखकर लेखक क्या कहता है, अब हम चलिए उसको जान लेते हैं कि मैदानों में इन नदियों को देखकर लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को सवसुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं करता। अब क्या कहा गया है इसमें कि लेखक ने कहा है कि मैदानों में इन नदियों को देखकर लेखक क्या कह रहा है कि अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग खेलने वाली, यानी कि अपने पिता की गोद में खेलने वाली जो बालिकाएं हैं उनका रूप जो पहाड़ी लोग हैं, यानी कि जो पहाड़ में जो रहते हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके लिए सामान्य सी बात है, लेकिन
उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है, यानी कि इस दृश्य को देख करके उनका मन इतना लुभा जाता है कि ऐसा लगता है कि वह हिमालय को क्या समझ रहे हैं, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में जरा भी वो संकोच नहीं करते, यानी कि हिमालय को वो ससुर और समुद्र को वो उसका दामाद समझते हैं। कालिदास ने अपने मेघदूत में वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्यासी के रूप में चित्रित किया है। अब इसमें कालिदास की जो ग्रंथ है, कालिदास की जो पुस्तक है, उसका क्या नाम है? मेघदूत। तो कालिदास ने अपने मेघदूत में किसका? वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को क्या कहा गया है? प्यासी के रूप में यानी कि प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है। लेखक कहता है कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को क्या कहा है? लोक माता कहा है। अब हम काका कालेकर के बारे में जानेंगे कि काका कालेकर ने नदियों को किस रूप में देखा है। उन्होंने काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी कि सबकी माता, जन की माता। परंतु लेखक इन नदियों को माता, बेटी तथा प्रेयसी के रूप में भी देखता है। किसके रूप में? जो लेखक है वो नदियों को माता के रूप में, बेटी के रूप में और प्रेयसी के रूप में भी देखता है। काका कालेकर ने सिर्फ नदियों को माता के रूप में देखा है। कालिदास ने बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में देखा है, लेकिन लेखक ने इन नदियों को माता के रूप में भी, बेटी के रूप में भी और प्रेमिका के रूप में भी देखा है। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा वह इन नदियों के साथ जोड़ रहा है। कौन सा? वह इन्हें बहन भी बना लेता है। यानी कि लेखक ने इन नदियों को क्या क्या कहा है? माता कहा है, बेटी कहा है, प्रेमिका कहा है, और इनके प्रति इतना प्रेम है लेखक के मन में कि वो इन्हें अपनी बहन भी बना लेता है। क्योंकि वो योलिंग यानी कि तिब्बत में परेशानी के क्षणों में जब वह सतलुज के किनारे जाकर बैठा तो शीघ्र ही उसका मन तरोताजा हो गया। वो बहन के रूप में क्यों कह रहा है कि बहन के रूप में वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जब वो परेशान होते हैं, जब वो उदास होते हैं, तो उस क्षणों में वो कहाँ बैठे थे? सतलुज नदी के किनारे जाकर के बैठ गए थे, और वहाँ पर बैठने के बाद ही वो जल्द ही, शीघ्र ही उनका जो मन है वो तरोताजा हो गया था। यानी कि उनका जो उदास मन था वो क्या हो गया? खुश हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किलों को चुटकी बजाते ही सुलझा लेती है, उसी प्रकार से सतलुज नदी ने क्या किया? उसकी परेशानियों को दूर कर दिया। वहीं बैठा बैठा लेखक अपनी सतलुज बहन पर भी एक कविता लिख देता है। तो यही वजह है जिसके कारण लेखक ने नदियों को बहन कहा है। अब इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ आए हैं तो चलिए हम उनको जान लेते हैं। गंभीर, शांत, भ्रांत यानी कि शिष्ट, श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ क्या है? आदर, विश्वास और समर्पण का भाव। विशाल यानी कि बड़ा, उल्लास, खुशी, कौतूहल यानी कि जिज्ञासा, विस्मय यानी कि आश्चर्य, बंधुर, ऊंचा नीचा, अधित्यका यानी कि पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, उसको क्या कहेंगे? अधित्यका। और उपत्यका यानी कि तराई या घाटी, उसको हम क्या कहेंगे? उपत्यका। अब हम आगे देखें। सिर धुनना यानी कि पछताना, मौन का अर्थ क्या है? चुपचाप, प्रवाहित यानी कि बहाया हुआ, आकर्षक यानी कि सुंदर, लुभावना यानी कि मन को मोहने वाला, झिझक, शर्म या हिचक, प्रतिदान, लौटाना, प्रेयसी का अर्थ है प्रेमिका, चंचल यानी कि अस्थिर, नतीजा का अर्थ क्या होता है? परिणाम। अब है समतल यानी कि बराबर जमीन, लोक माता यानी कि कल्याणकारी, उचटना, मन का न लगना, अचरज, आश्चर्य, मुदित, प्रसन्न या आनंदित, कुमारी, आलस, और अनुपम का अर्थ क्या होता है? अनोखा।
चलिए अब हम आगे देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार के जो गद्यांश है वो हमें परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं कि हमें गद्यांश दे दिया जाता है और उसके नीचे उससे संबंधित प्रश्न होते हैं जिनका हमें उत्तर देना होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, वही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर। अब लेखक हैरान क्यों था, तो चलिए हम इसका प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। लेखक नदियों के बदलते स्वरूप को देखकर हैरान था, क्योंकि असीम जल राशि धारण करने वाली नदियाँ पहाड़ों पर कितनी दुबली पतली है। क्या है, पहाड़ों पर वो कैसी प्रतीत हो रही है, पहाड़ों पर दुबली पतली है और मैदानों में जाकर वो क्या हो जाती है, विशाल हो जाती है, चौड़ी हो जाती हैं। हिमालय पर नदियों का कौन सा रूप देखने को मिलता है, तो हिमालय से निकलने वाली ये नदियाँ पहाड़ पर अत्यंत दुबली पतली तथा तेज गति से भागती, उछलती कूदती आगे को बढ़ती जाती है। मैदान में नदियों के रूप में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। मैदान में आकर नदियों के प्रवाह में क्या आ जाता है, ठहराव आ जाता है, यानी कि वो उनकी जो बहने की गति थी वो क्या हो जाती है, अब धीमी हो जाती है। वे अपने में अथाह जलराशि को समेटे समृद्ध महिला सी लगती है। अब यहाँ बेटियाँ किन्हें कहा गया और क्यों। यहाँ ये क्या है, यहाँ शब्द यही नहीं है, ये क्या शब्द है, यहाँ। बेटियां किसको कहा गया है, नदियों को कहा गया है, क्योंकि पर्वत पर इनके बाल रूप के दर्शन होते हैं, जिसके कारण इनको बेटियां कहा गया है। उल्लास और विस्मय शब्द के अर्थ लिखने की, उल्लास और विस्मय शब्द के क्या अर्थ हैं। उल्लास का अर्थ होता है हर्ष और खुशी, और विस्मय का अर्थ क्या होता है, आश्चर्य, ताजुब। ये जो है किसके अर्थ है, विस्मय की। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। धुनता मतलब परेशान होता होगा, चिंतित होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और क्या ही रखा है। अगर हम हिमालय की चोटियों में जाकर के अगर पूछेंगे तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल शांत हमें दिखाई देगा। नदियाँ खेलते खेलते कहाँ पहुँच जाती हैं, नदियाँ खेलते खेलते अपने पिता के घर यानी कि हिमालय से बहुत दूर निकलकर कहाँ पहुँच जाती है, जहाँ चीड़, देवदार, चिनार, सफ़ेदा, कैल आदि के वृक्ष खड़े हैं, तो वहाँ पर ये हमें नदियाँ पहुँचती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब नदियाँ जंगलों में पहुँचकर कौन सी बातें याद करती होंगी, तो जंगलों में पहुँचकर नदियाँ पहाड़ों पर बिताया अपना बचपन याद करती होंगी। जैसे कि हम जब छोटे थे और अब हम बड़े हैं तो अब हमें अपने बचपन की कई बातें याद आती होंगी। उसी प्रकार से जब नदियाँ जंगलों में पहुंच जाती है तो पहाड़ों में इन्होंने अपना जो बचपन बिताया है उसकी इनको याद आती है, जहाँ वे क्या करती थी, उछलती थी, कूदती थी तथा कुलांचे भरती हुई घुमा करती थी। हिमालय अपना सिर क्यों घूमता है। हिमालय की दशा एक वृद्ध पिता के समान है, जो अपनी चंचल और अलहड़ बेटियों को घर छोड़कर जाता हुआ देखता है और कुछ भी नहीं कह पाता, इसलिए वह अपना सिर क्या करता है, धुनता है। हिमालय की चोटियों पर इन बेटियों के बारे में क्या जवाब देती है। हिमालय की चोटियाँ इन बेटियों के बारे में, ये क्या है, चोटियाँ, चोटियों नहीं है, ये चोटियाँ हैं।
हिमालय की चोटियाँ इन बेटियों के बारे में कोई जवाब नहीं देती। जवाब में वे क्या करती है, मौन साध लेती हैं, वो चुपचाप हो जाती हैं, बिल्कुल शांत हो जाती हैं। अब है सिर धुनना और विराट शब्दों के अर्थ लिखिए। सिर धुनना का अर्थ क्या होता है, पछतावा, और विराट का अर्थ क्या है, विस्तृत, विशाल। अब हम अपने तीसरे गद्यांश को देख लेते हैं। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह यही इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। माता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। अब नदियों के अलग अलग रूप देखकर लोग किस नतीजे पर पहुंचते हैं, तो पहाड़ी घाटियों में नदियों की चंचलता और वेग तथा मैदानी भागों में इनकी गंभीरता और स्थिरता देखकर ऐसा लगता है जैसे नदियां सजीव हो, उनमें भी चेतना और भावनाएं आ जाती हैं। पहाड़ी घाटियों में नदियां कैसी दिखाई देती हैं, इन नदियों में चंचलता और वेग दिखाई देता है, और मैदानी भागों में गंभीरता और स्थिरता इनमें आ जाती है। लोग नदियों को किन किन रूपों में देखते हैं, लोग नदियों को बेटी के रूप में, प्रेयसी यानी कि प्रेमिका के रूप में, माता के रूप में और एक समृद्ध महिला के रूप में देखते हैं। नदियों के प्रति लोगों और लेखक काका कालेकर की दृष्टि में क्या अंतर है। एक और लोग जहाँ नदियों के साथ मानवीय संबंध जैसे बेटी, प्रेयसी, माता आदि का संबंध रखते हैं, वहीं दूसरी ओर काका कालेकर ने इन्हें क्या कहा है, इन्हें लोक माता माना है और इनको एक कल्याणकारी रूप में देखा है। लेखक नदियों के साथ ममता का एक और धागा जोड़ना चाहता है, वह धागा कौन सा है और तथा क्यों। लेखक नदियों को बहन के रूप में देखकर एक ममता का धागा जोड़ना चाहते हैं, यानी कि बहन के रूप में देखता है। और क्यों, क्योंकि नदियां मनुष्य को शारीरिक और मानसिक परेशानियों से क्या कर देती है, मुक्ति दिला देती है। अर्थ स्पष्ट कीजिए, जुदा जुदा शक्लें और लोक माता। तो जुदा जुदा शक्लें का अर्थ क्या होता है, अलग अलग रूप, और लोक माता का अर्थ क्या होता है, लोगों का कल्याण करने वाली अर्थात कल्याणकारी, उसको हम क्या कहेंगे, लोक माता कहेंगे। अब हम इस पाठ से संबंधित जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं उनको हम जान लेते हैं कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन इन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो भारतीय संस्कृतियों में नदियों को क्या कहा गया है, माता कहा गया है, परंतु अपने इस लेख में लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटी, प्रेयसी तथा बहन के रूप में भी चित्रित किया है। नदियाँ हिमालय की क्या हैं, बेटियां हैं। क्या हैं, बेटियां हैं। पर्वतराज की गोद में इनकी चंचलता देखकर लेखक ने ऐसा कहा है। क्यों कहा है, बेटियां इनको क्यों कहा हिमालय की, क्योंकि ये पर्वतराज की गोद में यानी कि अपने पिता की गोद में ये क्या करती हैं, चंचलता से खेलती हैं, अटखेलियाँ करती हैं, इसलिए लेखक ने इनको क्या कहा है, हिमालय की बेटियां कहा है। नदियों बादलों की क्या है, प्रेमिकाएं हैं। उनसे वर्षा का उपहार पाकर ये क्या हो जाती है, प्रसन्न हो जाती हैं तथा अपने उफान पर आ जाती है। लेखक नदियों को बहन भी बना लेते हैं क्योंकि उनके किनारे बैठकर वे अपनी समस्याओं को क्या कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। अब आगे देखें कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है, यानी कि इस लेख में नागार्जुन ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई हैं, तो चलिए हम उसको जान लेते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली क्या है, दो सबसे बड़ी नदियां हैं। कौन कौन सी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदियां हैं। इनका नाम सुनते ही हिमालय से निकलने वाली अन्य छोटी बड़ी नदियां भी याद आ जाती हैं जो इन दो नदियों के बीच में बहती है। लेखक बताता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि जो सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो बस दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की बूंदें हैं, यानी कि जो हिमालय इनका अपना खुद अस्तित्व नहीं है, ये अपने आप से उत्पन्न नहीं हुई है,
ये तो क्या है, जब हिमालय पर्वत की जो बर्फ़ पिघलती है, उनका जो हृदय पिघलता है, उनकी ये बूंदें हैं। कहने का अर्थ यह है कि हिमालय पर जमी हुई बर्फ़ पिघलकर नदियों का रूप ले लेती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हिमालय की जो पिघली हुई बर्फ़ है, यानी कि जब वो पिघलती है, यानी कि हिमालय का जब दिल हृदय पिघलता है, तो उससे जो क्या है, बहती हुई ये नदियाँ बनती हैं और ये महानद बनकर कहाँ जाती हैं, समुद्र तक पहुँच जाती हैं। अब काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? नदियाँ कैसी हैं? नदियाँ माता स्वरूपणी हैं। कैसी है? नदियाँ माता के समान है, माताओं का रूप है। मानव सभ्यता के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव जीवन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। ये जीवनदायिनी है। उनका क्या, नदियों के द्वारा ही मानव जाति का क्या होता है, भरण पोषण होता है। नदियों के किनारे ही मानव ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती करना शुरू किया था। नदियों के जल से क्या होती है, सिंचाई होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और इसमें सिंचाई में और उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो नदियों ने दिया है। आधुनिक युग में पनबिजली योजना नदियों पर ही निर्भर है। इतना ही नहीं, सदियों से नदियाँ गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जा रही हैं। फिर भी ये हमारे लिए कल्याण है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, कल्याणकारी है। यही कारण है कि काका कालेकर ने इनको क्या कहा है, लोक माता कहा है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, यानी कि किन की तारीफें की हैं? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, गहरी गुफाओं, उपवनों, वनों और सागरों की क्या की है, प्रशंसा की है। अब हम भाषा की बात, इनसे संबंधित जो प्रश्न है उनको जान लेते हैं। कि पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचित प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। अब विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। विशेष्य शब्द क्या है? विशेष्य यानी कि संज्ञा। जैसे कि अगर हम कहें राम, ये क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है। और संज्ञा में भी कौन सा भेद है? संज्ञा में भी ये व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक, ये संज्ञा का रूप है, संज्ञा का रूप है। अब राम के बारे अगर मैं कहूँ कि राम अच्छा लड़का है, तो ये मैंने क्या बताई, राम की विशेषता बताई। विशेषता बताई राम की, कि राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो हमने किसकी विशेषता बताई है? राम की विशेषता बताई है। और क्या विशेषता बताई है? कि वो अच्छा लड़का है। तो राम जो शब्द है ये क्या बन गया, हमारा विशेष्य बन गया। क्या बन गया? विशेष्य बन गया। और जो ये अच्छा शब्द है, ये अच्छा शब्द क्या है? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण शब्द है। यानी कि कहें कि संज्ञा की, यानी कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको क्या कहेंगे? विशेष्य। ठीक है, तो ये है। अब विशेषण शब्द ये हमें यहाँ दे रखे हैं और ये हमारे विशेष्य शब्द हैं। संभ्रांत, संभ्रांत ये किसकी विशेषता है? महिला की विशेषता है। तो महिला क्या है? विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण क्या है? संभ्रांत। अब है चंचल, नदियाँ कैसी हैं? नदियाँ चंचल है। तो नदियों की क्या विशेषताएं हैं? नदियों की विशेषताएं कि नदियाँ चंचल हैं। हमें क्या बताया गया है कि नदियाँ की क्या विशेषता है? नदियाँ चंचल है। तो ये जो चंचल शब्द है वो हमारा क्या है? विशेषण। और ये किसकी विशेषता है? नदियों की। तो ये हमारा कैसा शब्द है? ये हमारा विशेष्य शब्द है। तो ये समझ में आया कि जिस शब्द की हम विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य होता है, और विशेष्य की जो विशेषता है वो क्या है? विशेषण शब्द है।
अब समतल, समतल ये क्या है, विशेषता है किसकी, मैदानों की। मैदानों की क्या विशेषता है कि वो समतल है। घना, घना जंगल, तो ये जंगल की विशेषता क्या है कि वो घना है। अब मूसलाधार, मूसलाधार ये क्या है, एक विशेषण है, और ये किसकी है विशेषता, वर्षा की। वर्षा मूसलाधार हो रही है। तो जैसे हम कहते हैं ना, वर्षा तेज हो रही है, वर्षा धीरे हो रही है, वर्षा मूसलाधार हो रही है। तो तेज, धीरे, मूसलाधार ये क्या है, वर्षा की विशेषताएं हैं। तो ये कैसे शब्द है, विशेषण शब्द है। अब है द्वंद्व समासों में दो पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम यानी कि शब्दकोश शैली में लगाइए। शब्दकोश शैली यानी कि वर्णमाला क्रम में। जैसे वर्णमाला हमारी होती है, वर्णमाला में कैसे वर्ण होते हैं, वर्णमाला में अ वर्ण से लेकर के किस तक, कहाँ तक होते हैं, ग वर्ण तक होते हैं। तो ये इनका एक वर्ण जो है निर्धारित किया गया कि अ के बाद आ आएगा, आ के बाद छोटी ई आएगी, फिर बड़ी ई आएगी। तो इस प्रकार से करते करते ग जो है, ग ये हमारा आखिरी वर्ण होता है। तो इन्हीं वर्णों के अनुसार ही हमें अपने इन शब्दों को लगाना है। तो पाठ में निम्नलिखित द्वंद्वों का प्रयोग हुआ है, जैसे छोटी, बड़ी। तो ये द्वंद्व समास है, इनके बीच में और शब्द आता है, छोटी और बड़ी। लेकिन द्वंद्व समास जब लगाते हैं तो उसमें ओ शब्द का क्या होता है, आलोप हो जाता है, यानी कि ओ शब्द जो है वो गायब हो जाता है। माँ बाप, दुबली पतली और भाव भंगी, तो ये कैसे शब्द है, ये शब्द हमारे द्वंद्व समास है। तो थोड़ा सा मैं अब यहाँ पर आप सभी को द्वंद्व समास के बारे में भी बता देती हूँ कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें क्या होता है। द्वंद्व समास में प्रथम और द्वितीय या कहें हम आखिरी शब्द प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों ही शब्द कैसे होंगे, दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं, होते हैं। कहने का भाव ये है कि द्वंद्व समास में जो पहला शब्द है और दूसरा शब्द है वो दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, समान सम्मान रखते हैं। हम उसमें ये नहीं बता पाते कि पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है, पहला पद प्रधान है या दूसरा पद गौण है, हम ये नहीं बता पाते। हमें दोनों ही शब्द जो है महत्वपूर्ण लगते हैं, दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं। तो हमें क्या होता है, एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है हमारे मध्य में कि हम किसको प्रधान माने, पहले शब्द को या दूसरे शब्द को। तो जब द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। तो सामान्य अर्थों में द्वंद्व समास में पहला शब्द और जो दूसरा शब्द होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों ही शब्दों की महत्वता होती है। जैसे कि छोटी और बड़ी, तो छोटी शब्द भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और बड़ी शब्द भी। माँ बाप, माँ बाप में भी हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, माँ है या बाप है। तो माँ और बाप दोनों ही क्या है, समान महत्वपूर्णता रखते हैं, समान उपयोगिता रखते हैं। दोनों का ही अपना एक बराबरी का महत्व है। इन दोनों में हम कोई भी छोटे बड़े नहीं कर सकते हैं कि माँ छोटी है या पिता छोटा है, दोनों का ही एक अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसलिए ये माँ बाप, ये जो शब्द है वहाँ पर कौन सा समास है, वहाँ पर द्वंद्व समास है। दुबली पतली, इसी प्रकार से दुबली और पतली दोनों ही शब्द कैसे हैं, समान भाव रखते हैं, समान प्रधानता रखते हैं। तो ये दुबली पतली। भाव भंगिमा, इसमें भी हम जो है देखते हैं कि भाव और भंगिमा, भंगी में भाव और भंगी ये दोनों ही जो शब्द हैं वो कैसे हैं, ये दोनों ही शब्द समान अर्थ रखते हैं, समान प्रधानता रखते हैं। जब जिस शब्द में हम ये नहीं जान पाते कि कौन सा महत्वपूर्ण है और कौन सा कम महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं, शंका उत्पन्न हो जाती है कि हम किसको माने। तो ऐसे में जो है दोनों वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। चलिए आगे देखें
कि नदियों को उल्टा देखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखे जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का भी नाम लिखे, जिससे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा। ये इसमें क्या कहा गया, जैसे नदी है, ये नदी, ये हमारे 2 वर्णों से बनी है, जैसे नदी और दी। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो दी और न, इसका अर्थ आ गया। ये एक जो शब्द हमारा उल्टा बन कर के आए, एक सार्थक शब्द है, यानी कि इसके अंदर अर्थ छुपा है। तो जिस शब्द के अंदर अर्थ होता है तो वो सार्थक शब्द होता है। तो उसका अर्थ क्या है, गरीब। तो उसी प्रकार से हमें ऐसे शब्द ढूंढनी है उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। जैसे राही, तो राही को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, हीरा। हीरा कैसा शब्द है, हीरा द्रववाचक संज्ञा है। नामी, नामी ये क्या है, हमारा एक शब्द है जिसको हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, मीना, और ये कैसा है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धारा, धारा जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, राधा, और ये भी कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, राम का जब हम उल्टा करेंगे तो क्या बना, मरा, तो ये कैसा शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा है। जाता, जाता का अर्थ क्या होता है, ताजा, और ये भी कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। अब हम आगे देखें, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते और उनके रूप भी बदल जाते। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों से नाम ढूंढकर उनका अन्य जो नाम है वो भी बताना। जैसे सतलुज नदी है, सतलुज नदी का अन्य रूप क्या है, सतद्रुम। रोपड़, रोपड़ नदी का दूसरा रूप क्या है, रूपपुर। झेलम नदी विसता, और चिनाब विपाशा, अजमेर अजयमेरू, और बनारस वाराणसी। तो ये इनके अलग अलग रूप हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इन वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जा कर के उसको ज्वाइन जो है कर सकते हैं। ते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।